नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, शिक्षा संकाय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगी, वह है अभ्यास के रूप में शैक्षिक शोध। इस विषय के अंतर्गत हम शैक्षिक शोध का परिचय विस्तार पूर्वक जानेंगे कि शैक्षिक शोध है क्या, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसी क्रम में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें पहला विषय शैक्षिक शोध का परिचय के अंतर्गत हम शैक्षिक शोध की अवधारणा और अर्थ जानेंगे, इसकी विशेषताएं, शैक्षिक शोध का प्रयोजन क्या है, शैक्षिक शोध का कार्यक्षेत्र, इसकी प्रक्रिया और किस प्रकार से शैक्षिक शोध का वर्गीकरण किया जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। अनुसंधान होता क्या है? अनुसंधान की अवधारणा क्या है? आप अनुसंधान शब्द को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च, रिसर्च की जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो री और सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब आप सभी जानते हैं, बार बार किसी चीज का पुनः होना, और सर्च का मतलब है खोज करना या खोजना। निश्चय ही यह अंग्रेजी का शब्द अनुसंधान की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता किसी विषय को बार बार खोजता है, उसको अध्ययन करता है और उससे नवीन ज्ञान, नए ज्ञान को सृजित करता है। बार बार खोजने से वह विषय के विभिन्न समकों को, डेटा को एकत्र करता है और उन डेटा के आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर, उनके संबंध के आधार पर वह उस विषय में निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो इतनी जो बात हमने करी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसंधान आंकड़ों या सूचनाओं की तह में पहुंचकर कुछ निष्कर्ष निकालना है। यह नए सिद्धांतों की खोज करना हो सकता है या उनसे प्राप्त जो सूचनाएं हैं, जो आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण करना अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अनुसंधान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण भी सम्मिलित होता है। वैज्ञानिक अन्वेषण का मतलब है किसी भी स्टडी को सिस्टमैटिक तरीके से करना। अन्वेषण की क्रिया इस तथ्य की परिचायक है कि समस्या को अति निकटता से ही देखा जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए समस्या की, तथा उसमें ज्ञान या नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाए। अब अनुसंधान से ही मिलते जुलते तीन शब्द प्रचलन में हैं: डिस्कवरी, इन्वेंशन, रिसर्च। डिस्कवरी खोज, इन्वेंशन आविष्कार और रिसर्च अनुसंधान। इन तीनों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। डिस्कवरी में एक्सरेज की खोज रॉटंजन के द्वारा हुई थी, या भारत की खोज, अमेरिका की खोज की गई। अब ये जो उदाहरण है, इसमें आप देखेंगे कि किसी प्रकार के कोई सिस्टमैटिक स्टेप्स नहीं फॉलो किए गए थे। कोई खोजकर्ता को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार से बिना किसी प्रशिक्षण के अनसिस्टमैटिकली जो नवीन ज्ञान आता है, नई जानकारी आती है, वो डिस्कवरी के अंतर्गत आती है। दूसरा शब्द का प्रयोग जो हमने किया था, वह था इन्वेंशन। इन्वेंशन या आविष्कार। इसके लिए भी एक और उदाहरण हम देखेंगे। आप सबने जेम्स वॉट का नाम सुना है। स्टीम इंजन से जुड़ा हुआ है जेम्स वॉट का नाम। जेम्स वॉट ने पानी को उबलते हुए पतीले के ऊपर ढक्कन लग रखा, और यह पहले से हमें पता था कि जो पतीले के उबलने की वजह से प्रेशर बन रहा है, उसकी वजह से पतीले का ढक्कन जो है वो हिल रहा है। अब आप इसमें देखिए कि जो स्टीम बनाने की प्रक्रिया है और उस स्टीम के प्रेशर से ढक्कन हिलने की प्रक्रिया है, वो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है और अप्लाइड रिसर्च है। पहले से पता है कि पानी उबलता है तो प्रेशर क्रिएट करता है स्टीम से, और उसका एप्लीकेशन था उस ढक्कन का हिलना, जिसकी वजह से बाद में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार। रिसर्च क्या है? रिसर्च भी आविष्कार
को जन्म देता है। रिसर्च के माध्यम से आविष्कार होते हैं। तो रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है जो कि एक्टिविटी ओरिएंटेड है। कुछ क्रियाओं के माध्यम से सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है और किसी निष्कर्ष पर नवीन ज्ञान को सृजित किया जाता है, निष्कर्ष पर पहुंच के। तो हम क्या कह सकते हैं कि अनुसंधान जो है एक औपचारिक प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है वैज्ञानिक सिद्धांतों का, वैज्ञानिक विधियों का, जिसके माध्यम से हम समस्याओं को, ये समस्या हमारी अगर शिक्षा से संबंधित है तो हम उसको एजुकेशनल रिसर्च का नाम देते हैं। जैसे हमारा विद्यार्थियों से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है, पाठ्यक्रम से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, शिक्षा के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे संबंधित जब हम अनुसंधान करते हैं तो वो एजुकेशनल रिसर्च या शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब अनुसंधान की विशेषताएं, शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना ही होता है। इसका मतलब है कि अनुसंधान हमेशा उद्देश्य परक होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। मूलतः अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, या जो पहले से ज्ञान है उसमें और जोड़ा जाता है, या नवीन ज्ञान, ये जो पहले से जो ज्ञान है उसकी फिर से पुष्टि की जाती है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक स्रोतों तथा विद्यमान प्रदत्त को नए उद्देश्य के लिए एकत्रित करना शामिल होता है। अनुसंधान के माध्यम से किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, और अनुसंधान के द्वारा ही ज्ञान के प्रकाश तथा प्रसार के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। इतनी जो चर्चा की, हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि अनुसंधान प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, समस्या उन्मुख होता है, सिस्टमैटिक होता है, इसकी जो स्टेप्स हैं वो क्रमबद्ध है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उसी प्रकार से अनुसंधान के एक एक स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समस्या के समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और इसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। अब शिक्षा में विषय, पाठ्यक्रम, अध्यापन की विधि, शिक्षा पद्धति, अनुशासन की विधियां आपने पढ़ा होगा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, अध्यापक तथा शिक्षण संबंध, व्यवहार, विद्यार्थियों की मूल्यांकन की विधियां, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। इस प्रकार के अनेक क्षेत्र हैं शिक्षा में जहां हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि विभिन्न विषयों अथवा दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने एवं उनकी तुलनात्मक प्रभाविकता ज्ञात करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा विद्यार्थी के बहुमुखी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के ज्ञात करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप सबको ज्ञात है कि एजुकेशन जो है वो हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, बहुमुखी विकास, चौमुखी विकास की बात करती है, और इसमें आपका कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, तो इसको प्रभावित करने वाले जितने कारण हैं उनको ज्ञात करने का शैक्षिक अनुसंधान प्रयास करता है। इसके अलावा मूल्यांकन अत्यंत ही आवश्यक हिस्सा है पूरी शिक्षा प्रणाली का। तो मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने में भी शैक्षिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापकों तथा शिक्षार्थियों की विद्यालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसके अलावा परिवेश में परिवर्तन या मांग के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। आप देखिए, कोरोना से पहले ट्रेडिशनल तरीके से क्लासेस चल रही थी, चार दीवारी के अंदर कक्षाएं संपादित की जा रही थी। कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ, और जो हमारा मोड डिलीवरी का है, कंटेंट डिलीवरी का मोड था, वो चेंज हो गया। फेस टू फेस इंटरेक्शन की बजाय ऑनलाइन और पोस्ट कोविड हम इसको ब्लेंडेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो परिवेश बदल रहा है, तो इसमें निश्चय ही अनुसंधान की आवश्यकता है।
इसके अलावा शिक्षा की प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक सोपानों को खोजने तथा उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है और विद्यार्थियों को उनकी सामर्थ्य, बुद्धि, समायोजन, उनके व्यक्तित्व, उनकी रुचियां, उनके महत्वाकांक्षा का स्तर तथा अभिक्षमताओं के अनुरूप ढालने के लिए शैक्षिक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ये तो हो गई बात अनुसंधान किस प्रकार से शैक्षिक अनुसंधान किस प्रकार से आवश्यक है। अब अनुसंधान को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो आ, अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च होता है। फंडामेंटल रिसर्च जो होता है इस प्रकार का अनुसंधान या जिसको आप मौलिक अनुसंधान कहते हैं, मौलिक अनुसंधान से ज्ञान में वृद्धि होती है तथा इस मौलिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, नवीन विषयों की खोज होती है तथा नवीन तथ्यों और इसकी सत्यता का प्रतिस्थापना किया जाता है। इसके बाद आता है अप्लाइड रिसर्च। जो फंडामेंटल रिसर्च, जो सिद्धांत आ गया है, जो ज्ञान आया गया है, जब आप उसको एप्लीकेशन में व्यवहारिक पक्ष में उनका प्रयोग करते हो, उससे संबंधित अनुसंधान करते हो, वो कहलाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। और तीसरा प्रकार है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च या जिसको आप क्रियात्मक अनुसंधान कहते हो। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा मुख्यतः स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। लोकल प्रॉब्लम्स टीचर जो क्लासरूम टीचिंग के दौरान फेस करता है, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में फेस करता है, उस तरीके की समस्याओं को अध्ययन किया जाता है और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है। इस जिस जैसे फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च से नया ज्ञान सृजित होता है, इससे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि जो समस्या है, जो व्यवहारिक पक्ष है, उसमें सुधार किया जाता है। इसके अलावा अनुसंधान को हम मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान में भी वर्गीकृत करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्च जिसको हम कहते हैं, इसमें आप मानव व्यवहार, उसके सोच, उसके एटीट्यूड, मानव से संबंधित जो अनुभव है, उसमें एक समझ विकसित, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करते हो और इसके लिए आप ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इस तरीके का की टेक्निक्स का प्रयोग करते हो मानव व्यवहार को इंटरप्रेट करने के लिए, उसके उससे किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, मानव के अनुभवों को समझने के लिए आप अवलोकन का और साक्षात्कार का बहुत अधिक प्रयोग करते हो। यह संरचित रिसर्च नहीं है। आपने निर्णय ले लिया कि आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है। इसमें आप जब फील्ड में स्टडी करने जाते हो तो सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग में चेंज लाना पड़ता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और अगर आप पहले से इसमें डिसाइड कर लेते हो स्टेप्स, तो इसको कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जो आपका क्वालिटेटिव या गुणात्मक अनुसंधान है, वो किसी विषय को गहराई तक समझने के लिए, जब आप किसी विषय का गहन अध्ययन करना चाहते हो, तब आप क्वालिटेटिव रिसर्च का चयन करते हो। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसमें आप साक्षात्कार, खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन, इस तरीके की विधियों का प्रयोग करते हो। अभी हम बात कर रहे हैं गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान की। गुणात्मक अनुसंधान पे हमने बात की, अब हम बात करेंगे मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान बेसिकली आपके नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस में आप इनको यूज करते हो, जहां पे आप सूचनाओं को नंबर्स के फॉर्म में आप एकत्रित करते हो। यहाँ पे इस प्रकार के अनुसंधान से आप कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास करते हो दो चरों के बीच में, कि अगर इसमें चेंज ला रहे हैं तो ये परिणाम आ रहा है, या इसकी वजह से इस तरीके के परिणाम आ रहे, इस तरीके की चीजों का आप अध्ययन करते हो और उसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके आप निष्कर्ष तक पहुंचते हो। इस तरीके के रिसर्चेस को हम एम्पेरिकल रिसर्च भी कहते हैं। और जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान होता है, यह आपको सामान्यीकरण करने में सहायता करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा आप
नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड होता है। आप सब पे उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसके माध्यम मात्रात्मक अनुसंधान जिसके माध्यम से आप सामान्यीकरण करते हो, इसमें आप सर्वेज को यूज करते हो, एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। अब ये तो हुई चर्चा कि हम किस प्रकार से शोध को वर्गीकृत करते हैं, उसके उद्देश्यों के आधार पर, उस किस प्रकार के हमें आंकड़े एकत्रित करने हैं, उसके आधार पर। अब हम बात करेंगे शोध अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? आप रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करते हो, रिसर्च के लिए एक संरचना बनाते हो। अब ये संरचना किस पर आधारित होती है? आपकी समस्या किस प्रकार की है, आपके आंकड़े जो आ रहे हैं वो किस प्रकार के यहाँ हैं, उसके आधार पर आप शोध अभिकल्प का चुनाव करते हो। तो हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थों में शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप या शोध प्रचना, जिसे आप अंग्रेजी में रिसर्च डिजाइन कहते हैं, किसी आनुभविक अध्ययन को आरंभ करने से पूर्व उसको संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया की पूर्व सोचित एवं नियोजित रूपरेखा है। मीन्स वेल प्लान्ड। जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो रिसर्च करने से पहले कि आप क्या किस तरीके से उस रिसर्च को एग्जीक्यूट करोगे, वो आपका शोध अभिकल्प कहलाता है। हम इसको कह सकते हैं कि यह किसी अध्ययन को संपन्न करने से पहले, किसी अध्ययन को करने से पहले जो निर्मित योजना है वही शोध अभिकल्प कहलाती है। अर्थात अनुसंधान अध्ययन किस प्रकार से संपन्न किया जाए, उसकी पूर्व संरचनात्मक तैयारी शोध अभिकल्प कहलाती है। आपके जो रिसर्च डिजाइन्स हैं, अलग अलग पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से दे रखा है। आज यहाँ पे हम जिस कैटेगरी या जिस वर्गीकरण की चर्चा करेंगे वो क्रेसवाल के द्वारा दी गई है। इसमें क्रेसवाल के द्वारा जो रिसर्च डिजाइन्स का जिक्र किया गया है वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन, सर्वे डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, एथनोग्राफिक डिजाइन, नरेटिव रिसर्च डिजाइन और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। आइए अब एक एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो हमने 6 नाम लिए, 6-7 जो रिसर्च डिजाइन्स की हमने चर्चा की, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आगे विस्तार से जानने से पहले थोड़ा थोड़ा उनका परिचय ले लिया जाए। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो हम देखते हैं, हम चरों में परिवर्तन लाके देखते हैं कि उसकी प्रभावशीलता कितनी है, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो कितना प्रभावशाली है। कोरिलेशनल डिजाइन में हम देखते हैं कि किन कारणों की वजह से आउटकम आ रहा है। सर्वे डिजाइन आप ट्रेंड स्टडी करते हो, ओपिनियन को स्टडी करते हो। एथनोग्राफिक डिजाइन में आप किसी कल्चर को, उसके ग्रुप के, किसी ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करते हो। और ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन में आप किसी प्रोसेस को स्टडी करके कोई थ्योरी देते हो। नैरेटिव रिसर्च में आप किसी इंडिविजुअल के बारे में, उसकी कहानी को अपने अपने अनुरूप उसको बताते हो। आइए अब एक एक करके शोध डिजाइनों पे चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। यह एक ऐसा शोध प्रारूप है जिसमें अध्ययन समस्या के विश्लेषण हेतु किसी न किसी प्रकार का प्रयोग समाहित होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। यह प्रारूप नियंत्रण स्थिति में जैसे कि प्रयोगशालाओं में ज्यादा उपयुक्त होता है। सामाजिक अध्ययनों में प्रयोगशालाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में हम मनुष्यों को डील कर रहे होते हैं, तो उनको प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना संभव नहीं है। उनमें नियंत्रित समूह और अनियंत्रित समूहों के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। ग्रामीण प्रयोगात्मक अध्ययनों में प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि संचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। योजनाओं का लाभ लेने वालों और न लेने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या अंतर आ रहा है। इस प्रकार की जब समस्याएं होती हैं तब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का प्रयोग करते हैं।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो सबसे सरल प्रकार की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, और इसमें आप एक या कई सारे समूहों का अवलोकन करते हैं। उनमें जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी उसका क्या परिणाम आ रहा है, आप उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें कोई कंट्रोल नियंत्रित समूह नहीं है जिसको आप कंपेयर करके इनके परिणामों को समझ सके। तो इसकी वजह से ये इसमें इसके जो परिणाम हैं वो उतने वैलिड नहीं होते हैं। इसके बाद आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ये मोस्ट एक्यूरेट है जब हम प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन्स की बात करते हैं, तो मोस्ट एक्यूरेट टाइप है ये। और इसमें आप हाइपोथेसिस को, जो आपकी परिकल्पना होती है, उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से रिजेक्ट करते हो या आप एक्सेप्ट करते हो, और ये आपके कार्य कारण संबंध को स्थापित करता है। इसमें कंट्रोल ग्रुप जो होता है उसको आप ट्रीटमेंट नहीं देते हो, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। कोरिलेशन क्या है कि यह किस सीमा तक एक वेरिएबल में परिवर्तन दूसरे वेरिएबल के परिवर्तन को प्रभावित करता है। कोरिलेशन कब होता है? जब एक चर के अगर उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो उसी हिसाब से दूसरे में बढ़ोतरी या डिक्रीज होता है, कुछ बढ़ता है या कुछ कम होता है, तब हम उसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन क्या है? दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करना है। इसमें आपका जो कोरिलेशन है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, या जीरो कोरिलेशन हो सकता है। आइए इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, घनात्मक सहसंबंध की बात करते हैं, तो जो दोनों चर हैं वो एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ किराए में वृद्धि होना। अब दो चर हैं हमारे, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत, और दूसरा है किराया। पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि पहला चर पेट्रोल की जो कीमत है वो जब बढ़ रही है तो दूसरा चर हमारा किराया है वह भी बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव घनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। दूसरा प्रकार जिसकी हमने चर्चा की वो है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में जो दोनों चर हैं वो विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं। जैसे ज्यादा चाय के सेवन से थकान कम होना। अब आप चाय का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, आपकी थकान कम हो रही। एक चर है चाय और दूसरी है थकान। चाय की में आप जब चाय को लेने में नंबर ऑफ टाइम्स चाय ज्यादा ले रहे हो तो आपकी जो थकान है वो कम होती जा रही है। इसके बाद तीसरा प्रकार है जीरो कोरिलेशन। दोनों चरों में कोई संबंध का ना होना, आपस में कोई परिवर्तन ना होना। जैसे चाय और लंबाई का संबंध। चाय से लंबाई बढ़ने या घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो चाय पीने से लंबाई कद ऊंचा होता है ना कम होता है। तो ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन आपके तीन प्रकार के होते हैं: डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल डिजाइन, प्रेडिक्टिव कोरिलेशनल डिजाइन और मॉडल टेस्टिंग डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये जो आपस के जो संबंध है उनको सिर्फ डिस्क्राइब करता है, उनकी व्याख्या करता है। प्रेडिक्टिव कोरिलेशनल डिजाइन जो है वो प्रेडिक्ट करता है, आगे के लिए बताता है कि इनके संबंध से क्या हो सकता है। और जो मॉडल टेस्टिंग डिजाइन है वो रिलेशनशिप को थियोरेटिकली टेस्ट करता है। अगला हमारा रिसर्च डिजाइन है सर्वे डिजाइन।
सर्वे डिजाइन में आप किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके किसी ग्रुप की विशेषताओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हो। इसका प्रयोग आप कब करते हो? जब आपको ट्रेंड आपको जानना हो, या आपको इंडिविजुअल ओपिनियंस किसी पॉलिसी से रिलेटेड, किसी रिपोर्ट से रिलेटेड जानना हो, या आप इंडिविजुअल्स के बिलीव्स और एटीट्यूड को जानना चाहते हो, तब आप सर्वे रिसर्च डिजाइन को फॉलो करते हो। सर्वे रिसर्च डिजाइन आपकी क्रॉस सेक्शनल सर्वे और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिजाइन होती है। क्रॉस सेक्शनल सर्वे में क्या है कि जो रिसर्चर है वो एक बार में एक जगह से डेटा को कलेक्ट करता है। क्रॉस सेक्शनल सर्वेज में जो वर्तमान एटीट्यूड, बिलीफ, ओपिनियन, प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, और इसमें दो या दो से अधिक समूहों को के एटीट्यूड्स को, बिलीफ्स को, ओपिनियंस को, प्रैक्टिसेस को हम कंपेयर करते हैं, या कोरिलेशनल सॉरी क्रॉस सेक्शनल सर्वे डिजाइन में हम किसी प्रोग्राम का, किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं, किसी पॉलिसी का मूल्यांकन करते हैं। दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिजाइन में हम सेम पॉपुलेशन से एक लंबे समय तक डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिजाइन है ये ट्रेंड, कोहोर्ट और पैनल टाइप में होती है। अब सर्वे जो रिसर्च डिजाइन है इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े सैंपल से आप डेटा ले सकते हो। आप टारगेट पॉपुलेशन को आसानी से उसके लिए जनरलाइजेशन कर सकते हो, और इसमें आप क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, शेड्यूल्स, इस तरीके की टूल्स का प्रयोग करते हो, तो आसानी से इनका प्रयोग करके आप आंसर्स ले सकते हो, आप डेटा को एकत्रित कर सकते हो, और इन पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आसान होता है। लेकिन इतनी सुविधाएं और जो लाभ हैं इसके इसके साथ ही कुछ इसकी कमियां हैं, कि जो आप प्रश्नों का प्रयोग करते हो उसके माध्यम से जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्यूरेटली अध्ययन करना या सटीक आंकड़े ले पाना थोड़ा सा कठिन है, और सर्वे रिसर्च डिजाइन के माध्यम से आप इन डेप्थ स्टडी नहीं कर सकते हो। आप सतही रूप पे तो सूचनाएं ले सकते हो, लेकिन आपको गहराई में अगर किसी विषय में जाना है तो सर्वे रिसर्च डिजाइन आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा लो रिस्पॉन्स रेट की बहुत बड़ी समस्या होती है। आपने किसी को क्वेश्चनेयर भेजा, आप कई बार हार्ड कॉपी में देते हो, आप ईमेल से सेंड कर देते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो प्रश्नावली हल करके जिस जितने नंबर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सर्कुलेट किया है, उतने ही नंबर्स में आपको वापस सॉल्व करके वो क्वेश्चन मिले। इसके अलावा रिसर्च डिजाइन की हम बात करें तो अगली है हमारी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिजाइन। जो अभी तक हमने बात करी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन और सर्वे रिसर्च डिजाइन, ये तीनों जब हम मात्रात्मक डेटा की बात करते हैं या मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तब हम इन रिसर्च डिजाइंस को यूज करते हैं। इसके विपरीत जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन और नरेटिव रिसर्च डिजाइंस का प्रयोग करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी है जिसमें जो शोध करता है वो किसी प्रोसेस, किसी एक्शन या किसी इंटरैक्शन के लिए एक्सप्लेनेशंस को एक्सट्रैक्ट करता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट से, और फिर एक थ्योरी डेवलप करता है। इसमें जो स्टेप्स हम ग्राउंडेड रिसर्च डिजाइन में फॉलो करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा कलेक्शन के दौरान ही आप नोट टेकिंग करते जाते हैं। जो आपके पास डेटा आया है उसको आप कोडिंग करते हो, आप अपने हिसाब से उनको एक सीक्वेंस में डाल के समझने के लिए कोडिंग का प्रोसेस अपनाते हो, मेमोइंग करते हो, जो डेटा आपका सिमिलर है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालते चलते हो, और फिर आप उसको सॉर्ट करते हो, और फिर आप अपनी रिपोर्ट को लिखते हो।
ग्राउंडेड थ्योरी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डेटा कलेक्शन के साथ ही आप डेटा की एनालिसिस भी करते जाते हो। इसी क्रम में हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस, गुणात्मक अनुसंधान की जब हम बात करें, तो अभी हमने ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिजाइन की बात करी। अब हम बात करेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन। किसी भी विषय को, किसी भी समूह को, किसी सोशल ग्रुप को, किसी कल्चरल ग्रुप को अगर आपको गहराई से अध्ययन करना है, उसके व्यवहार को गहराई से अध्ययन करना है, तो आप एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन को फॉलो करते हैं। ये आपके लिए जो कल्चर है और उसका व्यवहार है, या उस समूह की जो बिलीफ्स हैं, जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको आपको बहुत गहनता से समझने में सहायता करता है। अब एथनोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एथनो और ग्राफी। एथनो का मतलब होता है पीपल, लोग, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ये एक लंबे समय तक चलने वाला अध्ययन होता है, और जो अध्ययन करता होता है, जो साइट होती है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं जिस समूह को, वहीं पे उसको रहना पड़ता है। उसको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उस ग्रुप के साथ डेवलप करना पड़ता है। और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो शोध करता है वो उस समूह की भाषा से बहुत अच्छे प्रकार से परिचित होना चाहिए, ताकि जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनके बिहेवियर हैं, जो उनके एटीट्यूड्स हैं, उसको खान पान, रहन सहन, सबको अगर भाषा ही वहाँ का की जो भाषा है उसका ज्ञान है शोधकर्ता को, तो वो उनको समझने में, इन डेप्थ स्टडी करने में सफल होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो नेचुरल सेटिंग्स में की जाती है। जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप है, या कोई आपका किसी पर्टिकुलर पार्ट में रहने वाला समूह है, तो आपको वहीं जाके उस स्टडी को करना पड़ता है। आपको विद इन द फील्ड साइट रहना पड़ेगा। और ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो एक होलिस्टिक ओवरव्यू आपको देता है। ये डिस्क्रिप्टिव और इंटरप्रेटिव होता है नेचर में। और ये जो आपकी हाइपोथेसिस हैं यहाँ पे नहीं बनते हैं, इसमें आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी रियलिस्टिक टाइप का होता है, केस स्टडी और क्रिटिकल टाइप का होता है। अब हम बात करेंगे नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च जब जो शोध करता है वो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है, उससे संबंधित कहानियों को एकत्रित करता है, उससे संबंधित अनुभवों को एकत्रित करता है, और फिर उनको एक रिसर्च के रूप में, एक लेख के रूप में प्रोड्यूस करता है। ये आपका नरेटिव रिसर्च होता है। नरेटिव रिसर्च में सबसे पहले आप समस्या का चयन करते हैं, उससे संबंधित व्यक्ति का चयन करते हैं, उससे संबंधित आप कहानियों को और अनुभवों को एकत्रित करते हैं, और फिर आप उस ये जितनी भी सूचनाएं आपके पास प्राप्त हुई हैं उनको आप वैलिडेट करते हो, और आप इसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को लेते हो, और इसके अलावा जो अनुभव है उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट के हिसाब से, जिस समय जो घटना हुई है उस हिसाब से आप उसको अटेंड करते हैं। आपकी जो नरेटिव रिसर्च है, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, बायोग्राफीज होती हैं, लाइफ राइटिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लाइफ होती हैं, ये सारे आपकी नरेटिव रिसर्च के प्रकार हैं। और आखिरी जो रिसर्च डिजाइन की हम बात करेंगे वो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च में आप जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को आप मिला के प्रयोग करते हो, वो आपका मिक्स्ड मेथड रिसर्च है। बहुत विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के हैं। आप कब क्वांटिटेटिव, कब क्वालिटेटिव, किस सीक्वेंस में यूज कर रहे हो, इसके हिसाब से ये ट्रायंगुलेशन डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन और एम्बेडेड डिजाइन में कैटेगराइज किया जाता है। मिक्स मेथड रिसर्च में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें दोनों की विशेषताएं समाहित होती, दोनों की जो अच्छी बातें हैं आप उनको शामिल कर सकते हो, जो एडवांटेजेस हैं आप उनको, उनका फायदा उठा सकते हो। अब ये तो हो गई रिसर्च डिजाइन पे हमने चर्चा की। अब रिसर्च की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम किस प्रकार से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, फिर उस समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उस
लिटरेचर के आधार पर हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों के हिसाब से हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस, परिकल्पना और शोध प्रश्न को का निर्माण करते हैं। और फिर अभी जो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी और डिजाइन्स की बात की, इनके आधार पर हम कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सा डिजाइन हमारे शोध के अनुरूप है, हम उसका चयन करते हैं। फिर हम डेटा एकत्रित करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते, विश्लेषण और व्याख्या व्याख्या करते हैं। और इस एनालिसिस के आधार पर हम शोध के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर हम अपने शोध का सारांश देते हैं। और अंत में आता है आपका रिपोर्ट लेखन और संदर्भ सूची। आइए एक एक करके इसको विस्तार से देखें। आप सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हो, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। अब समस्या को किस तरीके से पहचाना जाए, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक समस्या है। तो समस्या को कैसी होनी चाहिए? समस्या आपकी सार्थक होनी चाहिए, समस्या आपकी नई होनी चाहिए, समस्या ऐसी हो कि जिसका कोई थ्योरेटिकल बेस हो और ऐसी समस्या हो जिस पर हम शोध कर सके। अब समस्या की पहचान करने के लिए आपको एक क्षेत्र का चयन करना है। आप जैसे एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं, तो एजुकेशनल रिसर्च में भी साइकोलॉजी है, आपका सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी है, आपका करिकुलम है। तो आप एक व्यापक व्यापक क्षेत्र का चयन करते हो कि आप इसमें से कहाँ पे रिसर्च करना चाहते हो। उसके बाद आप समस्या का परिसीमन करते हो, उस क्षेत्र को और नैरो करते हो, अपनी रुचि के अनुसार एक विस्तृत क्षेत्र की पहचान करते हो कि अब आप साइकोलॉजी में भी या टेक्नोलॉजी में भी आप ब्लेंडेड मोड पे करना चाहते हो। आपने क्या करा, नैरो डाउन कर दिया अपने रिसर्च को। उसके बाद आपने जो आइडेंटिफाई कर लिया है एरिया, उससे संबंधित आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो, कितने रिसर्चेस हो गए हैं, उन रिसर्चेस ने क्या क्या फाइंडिंग्स दी है। और उसके बाद आप उसमें से उस लिटरेचर रिव्यू के बाद आप 2-3 शीर्षकों तक अपनी जो शोध समस्या की खोज है उसको सीमित करते हो। और फिर उसके बाद आप किसी एक समस्या का चयन करते हो। समस्या के चयन के बाद आप उसको वाक्य के रूप में लिखते हो। समस्या जब भी लिखी जाए तो सटीक होनी चाहिए, बहुत लंबी समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रश्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। समस्या चयन के बाद दूसरा आता है हमारा लिटरेचर रिव्यू। आपके पास उससे संबंधित जितनी भी स्टडीज हो चुकी हैं, या आपके पास लाइब्रेरी में मैगजीन्स के माध्यम से हो सकती हैं, जर्नल्स के माध्यम से हो सकती हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, आप वहां से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। और वहां से आप उससे संबंधित जो जो अध्ययन हो चुके हैं, उससे मिलते जुलते जो भी अध्ययन हो चुके हैं, आप उनकी उनकी सूचना को एकत्रित करते हो और उनके आधार पर नए प्रश्नों को फ्रेम करते हो। जो हम लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात कर रहे हैं, इसमें आप प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं और टर्शरी सोर्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स में आपकी रिपोर्ट्स, थीसिस, ईमेल, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट, इस तरीके की चीजें आपकी प्राइमरी सोर्सेज में आती हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जो द्वितीयक स्रोत हैं, वो आपके न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जर्नल्स, इंटरनेट, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। और जो तृतीय स्रोत है वो इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, कैटलॉग्स, इंसाइक्लोपीडिया, इस तरीके के सर्च इंजन जो हैं, ये आपके टर्शरी सोर्सेस होते हैं। अब हम बात करेंगे उद्देश्यों की। उद्देश्य क्या है? आपको एक दिशा देती है, एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, एक कथन है जो आपको बताता है कि आप इस शोध के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से क्या अचीव करना चाहते हो। तो उद्देश्य जो है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अंग्रेजी का जो शब्द है स्मार्ट, SMART, इसको हम स्पेल आउट करेंगे एस, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी जो उद्देश्य है। मेजरेबल, ऐसा उद्देश्य जिसका मापन कर सको। अटेनेबल, जिसको आप प्राप्त कर सको। रियलिस्टिक, वास्तविक होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड होनी चाहिए। एक निश्चित समय अवधि में आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? एक ऐसा पर्पस है जिसको कि हम
अचीव कर सकते हैं एक निश्चित समय अवधि में, जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके माध्यम से। उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करते हो। रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं आपके बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए, कम से कम शब्दों में होने चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उनका उत्तर हाँ या ना में ना आए, कुछ नया विचार आए, इस संदर्भ में वो थोड़े से जटिल होने चाहिए और आर्ग्यूएबल होने चाहिए, जिन पर हम तर्क कर सके, डिबेट कर सके, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। अनुसंधान में चर बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र दो प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर जिनके ऊपर अ, इस प्रकार के चर के मूल्य दूसरों के मूल्यों पर निर्भर नहीं करते। मतलब आप स्वतंत्र चर में परिवर्तन लाएंगे तो उसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आप एक विमान मॉडल के पंखों की स्थिति को बदलकर देख सकते हैं कि वे उड़ान में गति और ऊंचाई को कैसे प्रभावित करते हैं। अब ये जो उदाहरण दिया है कि एक हवाई जहाज में पंख की स्थिति बदलने से जो हवाई जहाज की गति है और ऊंचाई वो प्रभावित होती है। अब इसमें जो पंख है, पंख की स्थिति है, विंग की जो पोजीशन है वो स्वतंत्र चर है, क्योंकि इसको हम जैसे ही बदलते हैं तो इससे जो जहाज की स्पीड है और किस ऊंचाई तक जहाज जा सकता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो विंग की स्थिति है, जो विंग की पोजीशन है, वो आपका स्वतंत्र चर है, और गति और ऊंचाई आश्रित चर है। आश्रित और स्वतंत्र चर में अगर हम अंतर की बात करें तो एक स्वतंत्र चर के लिए एक से अधिक आश्रित चर हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक से अधिक आश्रित चर के लिए हमेशा एक ही स्वतंत्र चर होता है, और स्वतंत्र चर का मान परिवर्तनशील होता है, जबकि हम आश्रित चर के मान को नहीं बदल सकते, वो स्वतंत्र चर के अनुरूप ही होता है। चरों के बाद हम बात करेंगे परिकल्पना। परिकल्पना क्या है? हाइपोथेसिस एक सटीक परीक्षण योग्य कथन है जो शोधकर्ता की भविष्यवाणी का अध्ययन का परिणाम होता होगा। मीन्स मोस्ट अज्यूम्ड सॉल्यूशन जब आप करते हो, मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन, जो एक अध्ययन है उसका सबसे सटीक समाधान क्या हो सकता है, उसको जब आप एक कथन के रूप में लिखते हो, वो आपकी परिकल्पना होती है। परिकल्पना आमतौर पर दो चरों के बीच एक संभावित संबंध का प्रस्ताव शामिल रहता है इसमें। अभी हमने जो चरों की बात की, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, तो इनके बीच में जो मोस्ट प्रोबेबल रिलेशनशिप होता है उसको वो बताता है। परिकल्पना आपकी सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और आसानी से पढ़ी जाने वाली होनी चाहिए। ये कारण और प्रभाव के बीच के संबंध को बताने वाली होना चाहिए कथन, और तार्किक रूप से सुसंगत और स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षण होने योग्य होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, जिसको हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर सकें और एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकें, जैसी हमारी सिचुएशन हो। परिकल्पना जो है वो शोध, शून्य और सांख्यिकीय प्रकार की होती है। शोध परिकल्पना, इसे कार्यरूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। यह परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है, और शोधकर्ता इस परिकल्पना की घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है, तथा उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि यह परिकल्पना सिद्ध हो। आपकी शोध परिकल्पना दिशात्मक और अदिशात्मक होती है। दिशात्मक परिकल्पना में किसी एक दिशा अथवा दिशा को इंगित करती है, जबकि अदिशात्मक परिकल्पना में ऐसा नहीं होता। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों से बेहतर है। बेहतर दिशा को निर्धारित कर रहा है, दिशा को बता रहा है। या 4 वर्ष के बालकों की अपेक्षा 5 वर्ष के बालकों का आईक्यू लेवल अधिक होता है। ये आपकी दिशात्मक परिकल्पनाएं हैं। और दिशात्मक परिकल्पनाएं हैं लड़कियों और लड़कों के परफॉर्मेंस में कोई अंतर न होना, नहीं है, ये आपकी अदिशात्मक है। दिशात्मक परिकल्पना जो है वह स्वतंत्र चर, कारण और आश्रित चर भाव के बीच संबंध के साथ साथ उनके बीच उस संबंध की दिशा किस डायरेक्शन में हो सकता है उसको दर्शाती है।
शून्य परिकल्पना जो आपकी शोध परिकल्पना के विपरीत होती है और इसके माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर होने के संबंध का उल्लेख नहीं करते। उदाहरण के लिए विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। यह आपकी शून्य परिकल्पना है। अब हम बात करेंगे प्रतिचयन या सैंपलिंग। आपके अनुसंधान में यह संभव नहीं है कि आपकी जो जनसंख्या है, जितने लोग हैं, आप सबको अपनी स्टडी में शामिल कर सको। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जिसमें उस पॉपुलेशन की विशेषताएं हो, जिसमें उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, आप उसका चयन करते हो और इस प्रक्रिया को हम सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग आपकी कई प्रकार से होती है। मुख्य रूप से हम इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रायिकता सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, गैर प्रायिकता के नाम से हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है कि हर इंडिविजुअल की उस स्टडी में सम्मिलित होने की संभावना बराबर की है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसके विपरीत हो जाती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग समूह के हर व्यक्ति के बराबर चांस है सेलेक्ट होने के। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में रेगुलर इंटरवल पे, जैसे आपने व्यक्तियों के आगे नंबर्स डाल दिए, क्रम डाल दिए 1 से लेके 50 तक, और आप 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 पर टिक करते जा रहे हैं, तो एक निश्चित अंतराल पर जो नाम आ रहा है उसके चयनित होने की संभावना है। तो ये कहलाती है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग तीसरा प्रकार है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जब समूह में मिश्रित विशेषताएं, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, तब आप उनको अलग अलग स्ट्रेटास में, जैसे मेल फीमेल एज के हिसाब से, उसके बाद आपने या क्लास के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर लेते हो, ये आपकी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है। क्लस्टर सैंपलिंग में आप, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हिस्सा है, आप इसमें एक एक इंडिविजुअल को ना लेके सब ग्रुप्स को स्टडी करते हो। अब इसके विपरीत हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की। इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो रिसर्चर को आसानी से मिल जाते हैं, उनका चयन करके शोध किया जाता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड है। फिर वॉलंटरी रिस्पॉन्स, जो लोग उस शोध में अपनी इच्छा से हिस्सा लेना चाहते हैं। पर्पसिव सैंपलिंग, आपकी आवश्यकता के अनुरूप जो लोग हैं, आप उनका सीधे सीधे चयन कर ले रहे हो। और चौथा प्रकार है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में जो आपने कुछ लोगों का चयन किया और वो आगे वाले लोगों का चयन करते हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन में आपको एक ड्रग एडिक्ट मिला, आपने उसके माध्यम से दूसरे ड्रग एडिक्ट्स पता करते हो, उनको स्टडी में शामिल करते हो। दिस इज स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर हम बात करेंगे हम डेटा को किन उपकरणों के माध्यम से एकत्रित करते हैं। यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लूंगी क्योंकि इसके पहले वाले सेशन में हम इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन अनुसूची, जांच सूची और निर्धारण मापनी। इसके अलावा जब आप सांख्यिकी का प्रयोग करते हो, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो, तो आप वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानिक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपका जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, जिससे सिर्फ आप डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हो, डेटा को डिस्कस कर रहे हो, डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हो, ये आपकी वर्णनात्मक सांख्यिकी है। अनुमानिक सांख्यिकी, आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हो, काई स्क्वायर टेस्ट करते हो, टी टेस्ट करते हो, एफ टेस्ट, अनोवा, इस तरीके की सांख्यिकियों का प्रयोग करके आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हो। ये आपकी अनुमानिक सांख्यिकी या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब रिपोर्ट लेखन कैसे होता है? रिपोर्ट लेखन
आपका सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा पार्ट आपका होता है रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित। चौथा आपका डेटा एनालिसिस से। और पांचवे में आप डिस्कशन, कंक्लूजन और उसकी शैक्षिक उपायदेयता को डिस्कस करते हो। एक अच्छी शोध रिपोर्ट वो है जिसमें उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, मींस तर्क देते हुए आप उसको डेवलप कर रहे हो, संरचित है, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है। जो अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की, एक थीसिस की या एक रिपोर्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लैरिटी है, एक्यूरेट है और ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। संदर्भ या रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च के लिए। और शोध रिपोर्ट के लिए संदर्भ लेखन की विभिन्न शैलियां हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो। जैसे आपका एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन प्रारूप है, शिकागो स्टाइल है। एपीए है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रारूप है। आप इसके अलावा बहुत सारे ट्रिपल ई प्रारूप है, आप बहुत सारे प्रारूप हैं आप जिनको फॉलो करते हो। लेकिन हम शैक्षिक अनुसंधान की जब हम बात करें तो मुख्य रूप से हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रारूप एपीए स्टाइल को हम फॉलो करते हैं। इसमें कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, किताब या जर्नल का नाम हमेशा इटैलिक्स में होना चाहिए। और अगर कोई उदाहरण एक पंक्ति से अधिक लंबा है तो दूसरी पंक्ति को 5 से 7 रिक्त स्थान पर इंडेंट करें, स्पेस छोड़ के फिर आप आगे लिखते हैं। संदर्भों को लेखक के उपनाम और अंतिम नाम से वर्णानुक्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखें। और जहां 2 से अधिक लेखक हो, लेखकों को उस क्रम में सूचीबद्ध करें जिस क्रम में वे पुस्तक के शीर्षक, पृष्ठ या दस्तावेज या शोध पत्र पर सूचीबद्ध हैं। अब हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो आपका किसी समस्या के तुरंत समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्शन रिसर्च जो है वो बेसिकली टीचर्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो उनकी रोज की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने हेतु किया जाता है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना और परिमार्जित उस ज्ञान को उपयोगी बनाना है। यह एक वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रक्रिया है और इसमें जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान किया जाता है। अधिकतर क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो कक्षा कक्ष की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का निराकरण, निदानात्मक मूल्यांकन एवं उपचारात्मक उपाय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होते हैं। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षा से संबंधित समस्याओं के तात्कालिक परिणाम, इमीडिएट सॉल्यूशन खोजने की एक प्रक्रिया है। और ये जो आपका मौलिक अनुसंधान होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, ये उससे भिन्न होता है। कैसे भिन्न है कि जो मौलिक अनुसंधान है वो सामान्यीकरण उसके माध्यम से होता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से सामान्यीकरण ना करके जो समस्या है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो एक्शन रिसर्च है ये टीचर्स, प्रिंसिपल्स या जो भी एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से संबंधित, उनके द्वारा ये किया जाता है, किसी रिसर्चर के द्वारा नहीं किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो समस्या में एक सोच, इंसाइट डेवलप करना है और उससे आने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको व्यवहार में लाना है, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो इन्वायरमेंट है या जो स्कूल का वातावरण है उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। ये इसको रिसर्च क्यों कहा जाता है? एक्शन रिसर्च को रिसर्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ये एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है और जो स्टेप्स हैं वो सिस्टमैटिकली फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो थ्योरी प्रैक्टिस डिवाइड को
कम करता है। थियरी प्रैक्टिस डिवाइड क्या है? हम सैद्धांतिक रूप में हम किसी चीज को धारण करते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं तो उन दोनों में अंतर हो जाता है। तो जो थियरी प्रैक्टिस डिवाइड है, उसको एक्शन रिसर्च के माध्यम से कम किया जाता है। एक्शन रिसर्च की एक और विशेषता यह है कि यह टीचर्स के द्वारा स्वयं किया जाता है, उन पे इम्पोज्ड नहीं होता है, उन पे जानबूझ के लादा नहीं जाता है। ये उनकी स्वेच्छा से अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए शिक्षकों के द्वारा वॉलेंटरी रूप से स्वेच्छा से इसका प्रयोग किया जाता। कार और केमिस 1986 में उन्होंने एक्शन रिसर्च को प्रैक्टिस के इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रैक्टिस को समझने के लिए और जिस सिचुएशन में प्रैक्टिस की जा रही है उसके सुधार के लिए किया जाने वाला अनुसंधान बताया। तो जो एक्शन रिसर्च है, ये हम अपने जो हम व्यवहार में कर रहे हैं, हम बाहर के चेंज को हम कैसे अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस से बाहर अपने स्कूल के वातावरण, कक्षा के वातावरण को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन चीजों के संदर्भ में एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। अब 3 हम उदाहरण लेंगे और इसमें से देखेंगे कि हम किस पर क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। पहली समस्या, कक्षा 3 में भाषा को लेकर सीखने सिखाने संबंधी अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव करना। दूसरा उदाहरण, विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। और तीसरा उदाहरण, विद्यालय में कक्षा से 1 से 5वीं तक अध्ययनरत सभी बच्चों का गणित, विज्ञान एवं भाषा विषय में उपलब्धि स्तर। अब आप तीनों को देखेंगे तो पहली और दूसरी जो समस्या है, कक्षा 3 के भाषा को लेकर सीखने सिखाने संबंधी अनुभव के आधार पाठ्यक्रम में बदलाव करना, ये कम समय में नहीं किया जा सकता है, तुरंत नहीं हो सकता है। विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना और तीसरा, विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक अध्ययनरत। अब तीनों में से जो हमारी तीसरी समस्या है, उस पर तत्कालीन सॉल्यूशन की आवश्यकता है। यह जो समस्या है वो शिक्षक के कार्यशैली से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में आएगा। आपका जो पारंपरिक शोध है, वह कोई भी जो शोध करने में रुचि रखता है वो कर सकता है, किसी भी शोध योग वातावरण में किया जा सकता है और उसको रिपोर्ट लिखना या जनरलाइजेशन के लिए वो कर सकता है। लेकिन क्रियात्मक शोध अधिकतर विद्यालय के शिक्षकों, अभ्यासकर्ताओं या प्रशासकों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षाओं में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इससे समस्या में सकारात्मक शैक्षिक परिवर्तन लाया जा सके। अब इसमें आप जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं, वो है आपका अनुसूची, जांच सूची, निर्धारण मापनी। इसमें सबसे पहले आप समस्या को पता लगाते हैं, उस समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और आंकड़ों की विवेचना करते हैं। उस विवेचना के आधार पर जो आपको जानकारी प्राप्त होती है, आप उस पर कार्य करते हैं और फिर अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप फिर से इस प्रोसेस को दोहराते हैं। एक उदाहरण के लिए हम लेंगे मैथमेटिक्स स्ट्रेस। कोई शिक्षिका है, उसको क्लास में लगता है कि स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, तो वो क्या करती है? सबसे पहले समस्या की पहचान करती है, संभावित कारणों की उसके बाद सूची बनाएगी कि किन कारणों से मैथ्स में बच्चे कमजोर हैं। जैसे हो सकता है उनको बेसिक नॉलेज ना हो, प्रश्न पूछने में संकोच करते हो, या जो टीचिंग की विधि है वो उनको समझ नहीं आ रही है, या बैक बेंचर्स में ये समस्या है। रुचि का अध्ययन करना, एक विद्यालय विषय के रूप में गणित के विद्यार्थियों की रुचि का अध्ययन करना, विद्यार्थियों के बीच गणित के प्रति भय दूर करने की संभावित समाधानों का अध्ययन करना, विद्यार्थियों के मध्य गणित के प्रति भय को दूर करने के संभावित समाधानों को खोजना। अब इसके अनुरूप वो हाइपोथेसिस बनाएगी कि बच्चों में भय को दूर करने के लिए नया नया मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं, सहयोगात्मक शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं या गतिविधि और डाल सकते हैं। और इसके आधार पर अगर सहयोगात्मक शिक्षण उनको उपयुक्त सबसे ज्यादा लगता है, तो उसके हिसाब से वो टीचिंग को
करके देखते हैं और उसमें अगर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको वो अपनी क्लासरूम टीचिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये था एक्शन रिसर्च के बारे में, जिसका हम प्रयोग करके अपने टीचिंग से रिलेटेड जो इमीडिएट सॉल्यूशंस हमें चाहिए प्रॉब्लम्स में, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने शोध को विस्तार से अध्ययन किया, शोध के विभिन्न चरणों को जाना, शोध के प्रकारों को जाना, रिसर्च डिजाइन्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, और अंत में हमने एक्शन रिसर्च उदाहरण के साथ हमने इस पर चर्चा की। धन्यवाद।